सो दीज आर फ्यू स्टेबल रिस्पॉन्सेज। सो इन स्टेबल रिस्पॉन्सेज में अगर देखें तो इनके तमाम करेक्टरिस्टिक्स रूट्स LHP में हैं। ओके, सो LHP में करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होने की वजह से इनके अंदर e रेज़ पावर माइनस AT का फैक्टर आ रहा है। सो दिस e रेज़ पावर माइनस AT फैक्टर विल फोर्स द सिस्टम टू डिके टू जीरो। सो स्ट्रिक्टली जब हम स्टेबल सिस्टम्स की बात करते हैं तो कन्वेंशनली हम यही बात करते हैं कि रिस्पॉन्स हमेशा जीरो को डिके कर रहा होता है। सो जिस तरह से हम इन तीनों केसेस में देखें कि रिस्पॉन्स इज फाइनली डिकेइंग टू जीरो। तो अगर हमारे पास सारे पोल्स LHP में हैं तो सिस्टम इज कम्प्लीटली स्टेबल। और अगर हम इसको ऑब्वियसली ये इंटरनली स्टेबल है, और अगर हम इसको कोई भी बाउंडेड इनपुट देते हैं तो तब भी ये स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि बाउंडेड इनपुट्स जितनी भी हैं हमने देखा है कि अगर बाउंडेड इनपुट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाउंडेड इनपुट देते हैं तो वो सिंपली यहाँ पे एक LHP में एक पोल एंटर कर देगा, या इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल देते हैं। सो यहाँ पे भी LHP में भी इस पोल के एंटर होने की वजह से सिर्फ इसमें एक और ई रेज़ पावर माइनस समथिंग की जो सा वो फैक्टर इंक्लूड होगा इन रिस्पॉन्सेज में, बट ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज फाइनली इसी तरह से जीरो को ही डिके कर रहे होंगे। और इसी तरह से अगर हम बाउंडेड इनपुट में स्टेप इनपुट की बात करते हैं तो स्टेप इनपुट हार्डली जो है वो क्या करेगा कि एक पोल जो सा वो रीजन पे आ जाएगा, 1/s होता है स्टेप इनपुट का। तो ओरिजिन पे पोल आने की वजह से भी अब जब ये नेचुरल रिस्पॉन्स डिके करेगा तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली जो स्टेप इनपुट हमने दी है इसको, जो इन बाउंडेड इनपुट है, तो स्टेप इनपुट को फॉलो करना शुरू कर देगा। सो ऑल दीज केसेस में इसी तरह से ये होगा कि नेचुरल रिस्पॉन्स खत्म होने के बाद फाइनली फोर्स्ड रिस्पॉन्स इसी बाउंडेड इनपुट के ऊपर आएगा जो भी हमने इसको दी है। सो if all roots are in LHP, so then system is completely stable internally, and also for bounded inputs ये externally भी stable होगा। so अगर कोई एक भी characteristics root हमारे पास RHP में आ जाता है, so RHP में root आने का मतलब है कि system जो है वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं e रेज़ पावर प्लस 80, e रेज़ पावर प्लस 80, इसी तरह से यहाँ पे भी e रेज़ पावर प्लस 80 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ई रेज़ पावर प्लस 80 देख रहे हैं। सो ई रेज़ पावर प्लस 80 इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की वजह से ये हमेशा अनबाउंडेड आउटपुट शो करेंगे या इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो कर रहे होंगे। तो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के केस में अब जब ये इंटरनली अनस्टेबल हो गया है तो आप इसको कोई बाउंडेड इनपुट भी दे देंगे तो स्टिल ई रेज़ पावर प्लस 80 का जो फैक्टर है वो हमेशा इसको अनबाउंड करता जाएगा। तो बाउंडेड इनपुट के साथ भी अनस्टेबल सिस्टम्स हमेशा अनबाउंडेड ही रहेंगे। और इसी तरह से अगर RHP अनस्टेबिलिटी का एक और केस भी हो सकता है कि अगर RHP रूट ना भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये केस है, अब ये ओरिजिन पे डबल पोल्स हैं और ये देखें तो ये भी इमेजिनरी एक्सिस पे डबल पोल्स हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी जब डबल पोल्स आ रहे हैं, ये केस भी हो गया, ये भी, इन दोनों में भी इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इनकी वजह से भी डबल पोल आने की वजह से यहाँ पे टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। तो टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई होने की वजह से इसमें कांस्टेंट राइज आना शुरू हो गया और स्टिल ये अनबाउंड हो गया। और इसको भी अगर आप कोई भी बाउंडेड इनपुट भी दे देते हैं तो तब भी ये स्टिल जो सा वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ही रहेगा, कांस्टेंट इंक्रीजिंग ही रहेगा, तो ये अनबाउंडेड ही रहेगा और ये अनस्टेबल रिस्पांस कंसिडर होंगे। सो दीज आर द केसेस जो हमारे पास अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज के हो सकते हैं कि RHP में पोल्स आ जाएं, ठीक है, और या हमारे पास डबल रूट्स एग्जिस्ट करते हों इन RHP और ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस या RHP में डबल रूट्स की वजह से भी जो सा वो सिस्टम्स अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आया था मार्जिनली स्टेबल रिस्पॉन्सेज का। तो मार्जिनली स्टेबल रिस्पॉन्सेज में आप देखें कि अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हों, फॉर एग्जांपल इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस पे है और एक ये पोल ओरिजिन पे, तो जब भी एक पोल होगा तो हमने ये बात पहले भी की हुई है कि वो हमेशा रियल एक्सिस के ऊपर होगा, और जब भी रियल एक्सिस से हट के पोल्स होंगे तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह आप ये देख रहे हैं। ओके, सो रियल एक्सिस से हट के हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, और अकेला एक पोल है तो वो हमेशा रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी रियल एक्सिस पे होने के, ये रियल एक्सिस पे है तो
उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी है, और ये भी दोनों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। तो इमेजिनरी एक्सिस इज काइंड ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। सो इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट के ऊपर जो सा वो स्टेबिलिटी है, ओके, ड्यू टू LHP रूट्स, और इमेजिनरी एक्सिस के राइट के ऊपर अनस्टेबिलिटी है। सो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो भी रूट्स आएंगे, ये मार्जिनली स्टेबल रिस्पांस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अनडैम्प्ड नेचुरल रिस्पांस है। सो ये अनडैम्प्ड है, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तो ये एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड के ऊपर ये प्योर साइनोसाइड चलती जाएगी विद ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली अब इसको हम मार्जिनली स्टेबल इसलिए कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पे पूरा तो नहीं उतरती, बिल्कुल ये जीरो को डिके नहीं कर रही है, जीरो पे तो कभी भी डिके नहीं करेगी, लेकिन स्टिल ये है कि ये एक बाउंड के दरमियान है, ठीक है। सो ये जो एक बाउंड्रीज का बाउंड है, एक वैल्यूज का बाउंड है, इस बैंड के अंदर अंदर रहेगी हमेशा, इस बैंड से बाहर नहीं जा रही। सो ये अनबाउंडेड नहीं है, सो दैट्स वाई, और कंप्लीटली जो सा वो डिके भी नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि ये बिल्कुल अनबाउंडेड नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज मार्जिनली स्टेबल। सो ये एक मार्जिन के ऊपर स्टेबल है, ओके। सो ये मार्जिनली स्टेबल रिस्पांस होगा। और इसी तरह से जो अगर ओरिजिन के ऊपर पोल आ रहा है तो वो भी इमेजिनरी एक्सिस पे पोल है, तो इसको भी नॉर्मली हम स्टेप रिस्पांस को भी हम नॉर्मली मार्जिनली स्टेबल के केस में ले रहे होते हैं। सो ये भी हम मार्जिनली स्टेबल का केस इसको कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि इसको हमने बात की है कि स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई भी बाउंडेड इनपुट दें तो रिस्पांस जो सा वो अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, हमेशा जो सा वो बाउंडेड ही रहे। लेकिन अगर इस केस को देखें तो एक अगर तो हम इस सिस्टम को, फॉर एग्जांपल इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, तो ट्रांसफर फंक्शन इसका होगा 1/s, एक ही पोल है s इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो अगर हम इसकी जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करें, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी की, तो इम्पल्स जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल होता है। सो दैट इज ओके, इसका जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस भी इसी के इक्वल ही होगा, तो तब तो ये ऐसा ही रिस्पांस शो कर रहा है, नाउ दिस इज वीवो स्टेबल। लेकिन अगर हम एक और बाउंडेड इनपुट, अगर हम स्टेप इनपुट की ही बात करते हैं, अगर हम इसको जो सा वो हम R(s) जो है वो स्टेप इनपुट दे देते हैं, 1/s दे देते हैं, सो तब जब ये TS इंटू R(s) होगा, तो अब जो इसका जो आउटपुट आनी है, सो वो आउटपुट 1/s², इसमें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया, तो डबल रूट्स हो गए। सो एक्चुअली यहाँ पे ही एक और रूट एग्जिस्ट करेगा, तो डबल रूट होते ही हमने देखा है कि ये बेसिकली जो सा वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीज शो करना शुरू कर देगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको मार्जिनली स्टेबल कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हर तरह की बाउंडेड इनपुट के लिए जो सा वो बाउंडेड आउटपुट शो नहीं कर रहा। सो स्टेप इनपुट अगर एक जो बाउंडेड इनपुट है वो दें तो उसके लिए अनबाउंडेड हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम इम्पल्स इनपुट बाउंडेड इनपुट देते हैं तो तब ये इसी तरह से ही रहता है, तो बाउंडेड आउटपुट शो करता है। सो दैट्स वाई इसको नॉर्मली हम स्टेप रिस्पांस को भी जो सा वो मार्जिनली स्टेबल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ओके। अदरवाइज जो सा अगर हम सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस की बात करें, सो दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टेबल सिस्टम।